जी, तो अब जानते हैं कि वीरेंद्र सिंह राठौर अपने हलके और अपने प्रदेश को कितना समझते हैं और उनके पास आखिर क्या विजन है अपने हलके के लिए, अपने प्रदेश के लिए। आप तैयार हैं? जी जैसे वीरेंद्र जी, आपका समय शुरू होता है अब। सभी जूरीज को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र के एजुकेशन सेक्टर की बात करूं तो हमें काफ़ी काम अभी एजुकेशन सेक्टर में हमें करना है। सीनियर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या बहुत कम है मेरे क्षेत्र में, उसको हमें काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर बढ़ाना है। एक और मुख्य समस्या इसी प्रकार से सेकेंडरी स्कूलों की भी संख्या हमारे यहाँ बहुत कम है, उसको भी हमें काफ़ी हद तक उस पर हमें काम करने की भी बहुत आवश्यकता है। दूसरा, महिलाओं के कॉलेज की बहुत बड़ी डिमांड हमारे क्षेत्र के अंदर रही है और लगभग वो डिमांड पिछले 25-30 सालों से रही है, क्योंकि हमारी लड़कियों को पढ़ने के लिए करनाल और पानीपत लगभग 15 से 20 किलोमीटर जाना पड़ता है और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए वुमेन एजुकेशन के अंदर हम लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं। तो ये हमारी प्रायोरिटी में रहेगा कि अगर जनता हमें मौका देती है तो हम वुमेन कॉलेज के इस्टेब्लिशमेंट की ओर कदम उठाएं। अब रही हेल्थ सेक्टर की बात, हेल्थ सेक्टर के अंदर भी हमें बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ सिर्फ पूरी 105 गांव हैं, एक CHC हमारे पास है और चार हमारे पास PHCs हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत थोड़ी है। खादर के क्षेत्र की बात की, जो जमुना के साथ लगा हुआ क्षेत्र है, वो GT रोड से लगभग 14 से 15 किलोमीटर की दूरी पे है। कोई भी अगर आपातकालीन घटना किसी व्यक्ति के साथ इन क्षेत्रों में रहने वालों की होती है तो वो जब तक GT रोड तक पहुँचता है तब तक उसको कई केसों में हमने देखा डेथ हो जाती है। तो इमीडिएट जो मेडिकल इंटरवेंशन एक व्यक्ति को चाहिए होती है एमरजेंसी के दौरान, वो हमारे क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल पाती। मैं समझता हूँ इस सेक्टर के ऊपर भी हमें काम करने की बहुत ज़्यादा आने वाले दिनों में आवश्यकता है। जहाँ तक किसान भाइयों की बात है, तो हमारे क्षेत्र के अंदर लगभग हमारी, अगर मैं पूरी विधानसभा का एनालिसिस करूँ तो 3 तरह का फार्मर हमारे यहाँ है। एक हिस्से के अंदर गन्ने की फसल हम लोग उगाते हैं, कुछ हिस्सा सब्जी की पैदावार भी करता है और बाकी हिस्से के अंदर हम लोग ज़्यादातर गेहूँ और चावल की खेती करते हैं। तो जो हमारे सब्जी उगाने वाले जो हमारे किसान हैं, उनकी मार्केटिंग की बड़ी भारी समस्या है। हमारे हरियाणा के अंदर अभी तक ऐसी मंडियाँ इस्टेब्लिश नहीं हुई हैं जहाँ पर उनकी मार्केटिंग प्रॉपर तरीके से की जाए, ताकि उनको उचित मूल्य उनको दिलाया जा सके। उन्हें दिल्ली आना पड़ता है और औने दामों पर अपनी सब्जी को बेचना पड़ता है। अभी हरियाणा के अंदर गन्नौर के अंदर एक मंडी इस्टेब्लिश हो रही है, तो हमें उम्मीद जगी है कि हमारे किसान की हालत के अंदर इससे सुधार होगा। इसी प्रकार से गन्ने किसानों को हमेशा रेट के लेकर के संघर्ष करना पड़ता है और अब हरियाणा के अंदर गन्ने का रेट पूरे, मैं समझता हूँ, देश में सबसे ज़्यादा है, तो कुछ राहत हमारे किसानों को, गन्ना किसानों को भी मिली है। तो इसी प्रकार से अनेकों समस्याएँ हैं। अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर के मेरी ये सोच है कि हम हिंदुस्तान में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर जोग्राफिकली सबसे वेल लोकेटेड है नेशनल हाईवे 1 के ऊपर, पर जिस तर्ज पे देश तरक्की कर रहा है उस तर्ज पर हमारा क्षेत्र तरक्की नहीं कर पा रहा। हम नेशनल हाईवे 1 की यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे। वीरेंद्र जी, आपका समय समाप्त होता है। जी चलिए, तो 2 उम्मीदवार अभी भी बाकी हैं। घरौंडा हलके के सभी उम्मीदवारों के अपने अपने नज़रिए हैं, अपने हलके और प्रदेश की समस्याओं को देखने के और उन्हें हल करने के। बहरहाल अब जानते हैं जयपाल शर्मा से कि उनका नज़रिया क्या है अपने प्रदेश और अपने हलके को लेकर। जयपाल जी, आप तैयार हैं? जी। जैसा जयपाल जी, आपका समय शुरू होता है अब। नमस्कार जी, जूरी के सदस्यगण को और दर्शकों को। मैं एक बात कहना चाहूँगा, किसी भी हलके के विकास के लिए उसके प्रतिनिधि को बहुत अच्छा मजबूत होना चाहिए, जो उनकी हर समस्या का ध्यान रख सके, हर चीज़ को समय से पहले देख सके, पहचान सके। और अभी तक ऐसा कोई हमारा वहाँ तक कोई विधायक या प्रतिनिधि नहीं हुआ जो इस तरह की समस्याओं को ध्यान दे सके। अगर इस तरह का ध्यान दिया जाता तो जो सड़कें आज टूटी हुई हैं, जिन सड़कों का आज यही नहीं पता ये सड़क गड्ढे में है, गड्ढा सड़क में है, इस तरह का पूरे हलके के अंदर सारा का सारा सड़कें बिल्कुल टूटी हुई हैं। जैसे मेरे से पहले भी मेरे साथियों ने बताया कि PHC या CHC एक बनी हुई है, वहाँ कोई जो है ना फैसिलिटीज़, जो है ना मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ नहीं है। अगर किसी कोई रात को कोई प्रॉब्लम हो जाए, कोई कार्डिक प्रॉब्लम हो जाए, कोई इस तरह की प्रॉब्लम, उसको केवल पानीपत या करनाल ही जाना पड़ता है। और नई हमारी बेटियों के लिए वहाँ कोई अच्छा कॉलेज है, जो हमारी बच्चियाँ बसों में चढ़ के, उसमें चढ़ के करनाल या पानीपत के लिए उनको जाना पड़ता है। कोई भी किसी तरह का आज तक डेवलपमेंट नहीं हुआ है। और जैसे हमारा खादर का एरिया है, वहाँ तो बहुत ही बुरा हाल है। वहाँ उनके पास रहने के लिए भी, क्योंकि जब बरसात का सीज़न होता है तो नहर जो हमारी जमुना नदी है
उसमें बड़ा भारी फ्लड आता है और आसपास के गांव तबाह हो जाते हैं, और जब तक उससे उभर पाते हैं इतना फिर दोबारा वो सीजन आ जाता है। इसलिए उनके लिए इंतजाम करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारे को इस बात का मौका मिले, क्योंकि मैं भी वहाँ 3 इलेक्शन लड़ चुका हूँ और 2 इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ चुका हूँ, मैं हर घर की समस्या को जानता हूँ, हर बच्चे की समस्या को जानता हूँ, अपने क्षेत्र की हर समस्या से मैं वाकिफ़ हूँ, क्योंकि मैं लोगों के बीच में रहा हूँ और लोग मेरे ऊपर विश्वास भी करते हैं कि जब भी किसी को मेरी ज़रूरत होती है तो मैं वहाँ जाता हूँ। और अगर हमारे को मौका मिला तो हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, अपने हल्के के विकास के लिए पूरा योगदान देंगे, सड़कें अच्छी बनवाएंगे, रोजगार के साधन मुहैया कराएंगे, और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ जो आज तक ठीक ढंग से नहीं मिली है उसके लिए हम पूरा प्रयत्न करेंगे कि वो मेडिकल फैसिलिटीज़ समय पर मिलें, और बच्चों की शिक्षा के लिए, विशेषकर महिलाओं की शिक्षा के लिए, हमारी बेटियों की शिक्षा के लिए हम वहाँ प्रबंध करेंगे। और जो एक टेक्निकल कॉलेज वहाँ होना चाहिए, कोई भी हमारे वहाँ कोई टेक्निकल कॉलेज या कोई इस तरह की वो नहीं है कि हमारे बच्चे वहाँ कोई इंजीनियरिंग या डॉक्टरेट या वो करके वहाँ से कुछ निकल सकें। तो 4-5 लाख की आबादी का हमारा एरिया है, टोटल ग्राउंडल की आबादी की बात कर रहा हूँ मैं, वोट की नहीं। और जैसे किसानों के लिए मैं कहना चाहूँगा, मंडियाँ तो हैं मगर मंडियों के अंदर कोई व्यवस्था नहीं है। जैसे अब धान का सीजन है तो धान जो है ना सड़कों के ऊपर बिखरा पड़ा रहता है, अगर बारिश आ जाए तो किसान मजबूर है उसको उठाने से, भीगने के लिए, अपनी फसल बर्बाद करने के लिए वो मजबूर होता है, क्योंकि शेड बने हुए हैं मगर इतने सफिशेंट नहीं है कि उनके अंदर पूरा का पूरा जो फसल है उसको ढका जा सके या उसको ठीक तरह से उसको शेल्टर दिया जा सके फसल के लिए। तो ये सभी समस्याएं हमारे जयपाल जी, आपका समय समाप्त होता है। जी, और अब महज एक ही उम्मीदवार रघुवीर संधू बाकी हैं अपना संबोधन देने के लिए, तो उनका भी संबोधन सुन लेते हैं कि आखिर उनका विजन क्या है। आप तैयार हैं रघुवीर जी? तैयार है। जैसा रघुवीर जी, आपका समय शुरू होता है अब। मैं सबसे पहले अपने हल्का वासियों को, प्रदेशवासियों को और आप सभी को का धन्यवाद करता हूं। हमारे हल्का गरोंडा में बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि हमारे वहाँ हाई सेकेंडरी स्कूल लड़कियों के लिए डबल शिफ्ट में चलता है। हमारी बेटियां कुछ दोपहर पहले जाती हैं, कुछ दोपहर बाद जाती हैं, उस पर बहुत समस्या आती है। आजकल सर्दियों में छोटे दिन होने के कारण अंधेरा हो जाता है, और ऐसे ही एक महिला कॉलेज की भी हमें वहाँ ज़रूरत है। और हर गांव में जो पानी की निकासी नहीं है, जिससे कि आप देखते हैं ये डेंगू और ये बीमारियां फैल रही हैं, सबसे पहले। और सड़कों में जो सुधारीकरण की ज़रूरत है वो भी हल्के में एक प्राथमिकता है। और बहुत सारी समस्याएं हैं हल्के में जिनको मैं बताना चाहूँगा आपको कि अगर ये हमें जनता ने मौका दिया और हम कभी विधायक बन के आए तो मैं इन सभी समस्याओं को प्राथमिकता से लूँगा। हर गांव में पानी की निकासी सबसे प्राथमिकता है हमारी, जिससे कि सफाई स्वच्छ रहे। दूसरी हमारी प्राथमिकता होगी महिला कॉलेज के लिए, तीसरी होगी हमारी बेटियों के जो स्कूल हाई सेकेंडरी स्कूल के लिए, और चौथी हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है कि पानी का स्तर नीचे जाता जा रहा है। एक दादूपुर नलवी नहर जो हमारी बहुत लंबे समय से डिमांड है पूरे हल्के के लोगों की, अगर पश्चिमी नहर से अगर उसको लिंक करके निकाल दिया जाए तो मेरा पूरा गरोंडा के अंदर सिंचाई का संपूर्ण प्रबंध हो सकता है, हर किसान को पानी मिल सकता है। और ये हमें जैसा भी मौका मिलेगा हम इन बातों पे पूरे डट के, पूरे हिम्मत और हौस के साथ हम हमारे बनने वाले मुख्यमंत्री से इन समस्याओं से अवगत कराएंगे और इनको पूरा करने की हर संभव प्रयास करेंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगा इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी समस्याएं हैं, जैसे कि धान के सीजन में बहुत सारा एकदम धान कट के मंडी में आता है, उसका एक जाम लग जाता है, समस्या होता है। उसका एक वो बनना चाहिए रूपरेखा कि जिस गेट से एंट्री होती है उससे दूसरे गेट से निकासी होनी चाहिए। छोटी सी समस्या, पैसे का मामला नहीं है। तीसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे नौकरियों में इस सरकार ने काफ़ी अच्छा वो दिया है, जो हमारे बच्चे मेरिट के आधार पर आए हैं उनको उनकी जगह मिली है। और अगर हम विधायक बने तो हम इसको और ज़ोर से आगे अपने बच्चों को आगे लाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, मैं हल्के का विधायक मुझे क्यों बनाया जाना चाहिए, मैं छात्र संघ से कॉलेज, आर्य कॉलेज पानीपत में भी स्टूडेंट लीडर रहा हूँ। मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लीडर रहा हूँ, वहाँ प्रेसिडेंट रहा हूँ। मैं पूरे हल्के में सक्रिय रहता हूँ, हर घर की तकलीफ से वाकिफ़ हूँ, हर नौजवान से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए मुझे काम करता हूँ हल्के में। तो हल्के के लोगों को मुझे चुनना चाहिए और मैं उनके ज़्यादा से ज़्यादा काम करवा सकूँ। धन्यवाद। ठीक है। तो इसी के साथ घरौंडा हल्के के टॉप 6 उम्मीदवारों के संबोधन आपने सुने।
तो फिलहाल इन उम्मीदवारों को एक ब्रेक देते हैं छोटा सा, क्योंकि ब्रेक से लौटने के बाद इन्हें सामना करना होगा हमारी जूरी के सवालों का। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द वापसी होगी इसी खास पेशकश के साथ।